हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज इनर्शिया, जो कि फिजिक्स का टॉपिक है। इससे पहले इनर्शिया हमने डिफाइन कर दिया था, थोड़ा रिवाइज करते हैं। इनर्शिया क्या होती है? जैसा कि बच्चों जानते हो ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, अर्थात कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हमने ये भी बताया कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ही ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है। तो इनर्शिया क्या है एक बार और देखते हैं। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट और चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अर्थात इनर्शिया किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी होती है जो रेस्ट में रहना चाहता है। अर्थात अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और या अगर वो किसी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ठीक है, तो इसी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। जैसे ये मार्कर मान लो मेरे हाथ में है, ये मार्कर मेरे हाथ में तब तक रहेगा, मतलब मेरे ही हाथ में रहेगा, ये तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक कि हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। जो ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ये मूव कर सकता है, या इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या इसका स्पीड चेंज हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इनर्शिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट के कारण जो इनर्शिया प्रोड्यूस हुआ तो उसे कहोगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और मोशन के कारण जो इनर्शिया है वो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, और डायरेक्शन जो वजह से जो इनर्शिया मिलती है उसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता क्या है। एन ऑब्जेक्ट स्टेज वेयर इट इज प्लेस्ड and it will stay there until you or something else move it। कह रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट को जहां आप रखोगे वहीं पर रहता है, उसका पोजीशन तब तक नहीं चेंज होता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर हम अप्लाई ना करें। जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट वहां से हिलेगा भी नहीं। ठीक है, जैसे डस्ट पार्ट के स्टे एट रेस्ट अंटिल यू शेक ए कारपेट। जो ही आप कर एग्जाम्पल है ये, अगर आप किसी कारपेट को आप तेजी से झाड़ते हो यानी हिलाते हो तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि डस्ट पार्टिकल जो है स्कैटर्ड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं उस कारपेट से। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द इनर्शिया। ये सिर्फ इनर्शिया रेस्ट के कारण होता है। जब हम कारपेट को हिलाते हैं तो कारपेट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन उसके जो डस्ट होते हैं वो क्या है, वो इनर्शिया में ही रहना चाहते हैं, इनर्शिया रेस्ट की अवस्था में ही रहना चाहते हैं, जिस वजह से क्या होता है डस्ट पार्टिकल अलग हो जाते हैं। ऐसे ही एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एट द सेम स्पीड अंटिल अ फोर्स एक्ट ऑन इट्स। कह रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से कहीं जा रहा है, मान लो कोई कार जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका स्पीड तब तक चेंज नहीं होता है जब तक कि हम उस कार के ऊपर कोई बाहरी बल या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। जैसे बॉडी गोइंग फॉरवर्ड व्हेन ए कार स्टॉप। जैसे मान लो कार अचानक चल रही थी, जैसे मान लीजिए कोई कार जो है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड चली है और कार में आप बैठे हो तो आपकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड होगी मान लो। तो उस केस में क्या होगा, अगर जो ही आप कार को स्टॉप करोगे सडनली तो कार की स्पीड तो 0 हो जाएगी सडनली, लेकिन आपकी बॉडी चूंकि मोशन में था तो मोशन में ही रहने का प्रयास करेगा, जिसके कारण हमारी बॉडी मोशन में ही रहती है और आगे की तरफ झुक जाती है। ये क्यों होता है? इट इज ओनली ड्यू टू द इनर्शिया मोशन। यही कारण है, कहा जाता है कि चलती हुई कार में आप सीट बेल्ट पहनो। ठीक है, क्योंकि जो ही आप ब्रेक लगाओ तो इसका चांस होता है कि आप आगे की तरफ चले जाओ और इस तरह से आप इंजर्ड हो सकते हो। नाउ तीसरा है एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बेटा ये कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी दिशा मूव करेगा तब तक जब तक कि उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है या हो जाएगा। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट विल स्टे मूविंग इन द सेम और डायरेक्शन अनलेस अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जैसे वंस अ बॉडी मूवमेंट टू द साइड व्हेन अ कार मेक्स अ शार्प टर्न। जो ही कोई मान लो एक एग्जांपल है कि जो ही आपने देखा होगा कि कुछ जब हम एक कार में बैठे हो और कार जब शार्प टर्न लेती है तो हमारी बॉडी दूसरी दिशा में क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है। क्यों? ड्यू टू द इनर्शिया डायरेक्शन। इस तरह से बच्चों हमने इनर्शिया और टाइप इनर्शिया के बारे में समझाया है। इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अपने बुक से देख सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या है बेटा? देखो ये कहा जाता है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? मोमेंटम।
और ध्यान देना मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो मोमेंटम एक्चुअली किसकी प्रॉपर्टी है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, मोमेंटम। आइए देखते हैं मोमेंटम क्या है। मोमेंटम डिफाइन करते हैं, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है बेटा, अगर फार्मूला आप लर्न कर लेते हैं तो मोमेंटम का डिफिनेशन भी आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी या v स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसके अंदर कितना मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, मास इंटू वेलोसिटी। देखो बेटा मोमेंटम का जो नोटेशन है स्मॉल p से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल p इक्वल टू होगा m इंटू v। जैसा कि मैंने कुछ टर्म लिखे हैं, वही बात याद करना, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए यहाँ वेलोसिटी लिखा मैंने। मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरी बात, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, क्योंकि मोमेंटम के फार्मूले मास और वेलोसिटी का जिक्र है। जिस तरह से कह सकते हैं मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस बॉडी का मास जितना ही ज़्यादा होगा उसके अंदर मोमेंटम उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा, या जिस बॉडी का वेलोसिटी जितना ही ज़्यादा होगा उसके अंदर मोमेंटम उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा। यही कारण है कि कोई एक व्यक्ति जिसका वेट ज़्यादा होता है, यानी उसका अंदर मास ज़्यादा होगा, अगर वो अपने बिस्तर से गिरता है तो उसके हार्ट डैमेज हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा देखा गया है। और वहीं पे उसी समय अगर कोई बच्चा गिरता है तो उसको उतना चोट नहीं लगता है। ये मतलब ये जनरल देखा गया है डेली लाइफ में। इट इज ओनली ड्यू टू द मोमेंटम। या आपने ये भी देखा है कि चलती हुई बस से लोग कहते हैं चलती हुई बस से नहीं कूदना चाहिए। क्यों? क्योंकि चलती हुई बस से कूदोगे तो तुम्हारा मोमेंटम अचानक क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जो ही आप जमीन पे गिरोगे तो आपको ज़्यादा चोट लग सकता है। इट इज़ ओनली ड्यू टू द मोमेंटम। ऐसे ही कोई क्रिकेट की बॉल है, बड़ी जब तेज़ी से आती है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो बॉल तो बहुत हल्की होती है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, उसके अंदर मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होता है। और मोमेंटम जितना ही ज़्यादा होगा और बॉडी पे जब वो बॉल पड़ती है कि शरीर किसी अंग पे, तो हार्म करता है, यानी चोट पहुंचाता है। इस तरह से बेटा एक और देखो, मास को हम किलोग्राम से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी मतलब मास का जो यूनिट है किलोग्राम है और वेलोसिटी का जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड है। तो हम कह सकते हैं द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Momentum depends on the mass and velocity of a body, and the SI unit of momentum is kilogram meter per second. क्वेश्चन लेते हैं मोमेंटम से रिलेटेड। एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजियर टू स्टॉप ए टेनिस बॉल देन ए क्रिकेट बॉल मूविंग इन द सेम स्पीड। क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा कि दो बॉल हैं, एक टेनिस की बॉल है, एक क्रिकेट की बॉल है, दोनों की स्पीड सेम है। तो ऐसा देखा गया है कि टेनिस बॉल को रोकना बड़ा ही आसान होता है फील्डर के द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ बात है बेटा स्पीड अगर सेम है तो हमने पढ़ा था कि मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी दोनों डिपेंड करता है, लेकिन वेलोसिटी जब सेम होगी तो मास पे डिपेंड करता है। तो जिसका मास जितना ही ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा, या जिसका मास जितना ही कम होगा उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम होगा। तो आप जानते हो ना, टेनिस की जो बॉल होती है उसका मास कम होता है एज कम्पेयर टू द क्रिकेट बॉल। तो इस वजह से टेनिस की बॉल की जो मोमेंटम होता है वो कम होता है। इस वजह से वो चोट जब हम टेनिस बॉल को रोकते हैं तो उसके द्वारा चोट कम लगता है। तो लिखा गया है द मास ऑफ ए टेनिस बॉल इज लेस देन दैट ऑफ क्रिकेट बॉल मूविंग एट द सेम स्पीड और वेलोसिटी। आप स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दस द टेनिस बॉल हैज लेस मोमेंटम। क्यों? क्योंकि टेनिस बॉल की मास क्या है, कम होती है एज कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल। तो कह सकते हैं ना द टेनिस बॉल हैज लेस मोमेंटम देन द क्रिकेट बॉल बिकॉज ऑफ विच, यही इसी कारण की वजह से इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल देन ए क्रिकेट बॉल मूविंग इन द सेम वेलोसिटी। बस इसका आंसर बस इतना है, एक लाइन में समझा जाए तो मोमेंटम के कारण टेनिस बॉल की मोमेंटम कम होती है और क्रिकेट बॉल की मोमेंटम ज़्यादा होती है, इसलिए टेनिस बॉल को रोकना हमारे लिए आसान होता है। एक्सप्लेन हाउ अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स विथ अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड्स। बेटा क्वेश्चन ये कर रहा है कि क्या कारण है कि कराटा प्लेयर जो होते हैं टाइल्स, पाइल ऑफ टाइल्स मतलब कई टाइल्स के ढेर होते हैं जिसको पाइल ऑफ टाइल्स कहते हैं, अपने सिंगल हैंड से ही उसको तोड़ देते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं आपने देखा होगा। देखो बेटा, जब कराटा प्लेयर ना अपने हाथ को बड़ी तेजी से, बहुत ही वेरी फास्ट तेजी से नीचे की तरफ लाता है तो उसका मोमेंटम बढ़ जाता है, उसके हाथ का मोमेंटम बढ़ जाता है, और जो ही टाइल्स पे पड़ता है तो सडनली उसका मोमेंटम जीरो हो जाता है, क्योंकि वही रुक जाता है, वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम जीरो।
यानी पहले तो मोमेंटम बहुत तेज़ी से आया और अचानक जीरो हो गया, तो इसके बीच में जो मोमेंटम में जो चेंजेस हुआ है वो सडनली हुआ है। यानी मोमेंटम में जो चेंज बहुत जब सडनली होता है तो वहाँ पे फोर्स क्रिएट होता है, तो हम कह सकते हैं टायर्स पर एक फोर्स एग्जर्ट किया जिसके कारण वो ब्रेक हो गया। क्योंकि अभी आगे पढ़ोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इट मीन्स दैट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना ही मोमेंटम में चेंजेज होगा, जितनी तेजी से, उसके अंदर उतना ही जल्दी फोर्स क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मोमेंटम जब हम नीचे लाते हैं तो मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है और अचानक जीरो हो जाता है जब वो टाइल्स पे पड़ता है वो हाथ। तो इस वजह से मोमेंटम में चेंज होने की वजह से एक फोर्स लगता है उस टाइल्स के ऊपर और वो टाइल्स ब्रेक हो जाता है। इसका आंसर कैसे लिखते हैं? दिस इज बिकॉज अ कराटे प्लेयर स्ट्राइक द पाइल ऑफ टाइल्स विद हिज हैंड वेरी वेरी फास्ट। अगर वो कराटा प्लेयर अपने हाथ को तेजी से ना नीचे की तरफ लाए तो कभी भी टाइल्स ब्रेक नहीं होगा। जो ही वो नीचे लाता है बच्चों, क्या होता है? मोमेंटम बढ़ जाती है, उसके हाथ की मोमेंटम बढ़ जाती है। अब पूरा का पूरा मोमेंटम किसके ऊपर जा रहा है? उस टाइल्स के ऊपर जा रहा है। इन डूइंग सो, ऐसा करते ही द लार्ज मोमेंटम ऑफ द फास्ट मूविंग हेड इज रिड्यूस्ड टू जीरो। बेटा जीरो क्यों हुआ? क्योंकि अब जो हाथ जो है ना टाइल्स के ऊपर आ गई है तो हमारा हाथ रुक गया। जब ही हाथ रुकेगा तो मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। तो जो मोमेंटम जो रिड्यूस टू जीरो है ना बेटा, ये वेरी वेरी शॉर्ट टाइम है, ध्यान देना। बहुत ही कम समय में जीरो हो रहा है, बहुत ज्यादा मोमेंट आता है, जो ही नीचे आया अचानक जीरो हो गया। दिस एक्सर्ट अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन द पाइल ऑफ टाइल्स विच इज सफिशिएंट टू ब्रेक देम अपार्ट। यानी मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है उस टाइल्स के ऊपर लगने वाला बल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पढ़ोगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अर्थात मोमेंटम जितनी तेजी से चेंज होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स क्रिएट होता है। ओके, आई थिंक आप इसका मतलब समझ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि आप नोटेशन सबका जानते हो, तो यहाँ पूछ रहे हैं मोमेंटम कैलकुलेट करना है, यानी स्मॉल p इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मास आपका 200 ग्राम है, तो आपको पता होना चाहिए मास को हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मास को केजी में रखना होता है। इसमें तो ये केजी होगा, केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर दीजिए, इट बिकम्स एक जीरो का 2/10 2/10 यानी 0.2 किलोग्राम। आप डेसिमल में लिख सकते हो। और बी स्पीड, बेटा कंफ्यूज मत होना, स्पीड या वेलोसिटी दोनों एक ही हो जाएगा यहाँ। तो वी है यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, सिंस मोमेंटम इक्वल टू होता है m इंटू वी, मास क्या है 0.2 एंड वेलोसिटी क्या है 5, इट गिव्स 1.0। यूनिट लिखो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बेटा यूनिट क्यों किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है? क्योंकि यहाँ पे मास किस में कन्वर्ट किया मैंने? किलोग्राम में। और स्पीड यानी वेलोसिटी किस यूनिट में लिया गया? मीटर पर सेकेंड में। सो द यूनिट ऑफ दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यही हमारा सॉल्यूशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 25 kg हैज अ मोमेंटम ऑफ 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बहुत ही सिंपल बेटा, देखो क्या क्या दिया है, पहले लिखो। अ बॉडी ऑफ मास 25 kg यानी m बराबर है 25 kg। मोमेंटम यानी स्मॉल p जो है वह है 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बेटा दो चीज देखना, यूनिट भी ध्यान से देखना, मास केजी में होना चाहिए, मोमेंटम हमारा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में। तो क्या निकाला? वेलोसिटी। इस केस में वेलोसिटी हमारा आएगा, आंसर आएगा जिसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सिंस p इक्वल टू क्या आपने देखा? m इंटू वी, तो हमको v निकालना है, तो v इक्वल टू होगा p/m यानी मोमेंटम अपॉन मास। मोमेंटम क्या 125 और मास कितना है 25, डिवाइड करोगे 5 बढ़ जाएगा और इसका यूनिट क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो कह सकते हो ना द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए कार वेजिंग 1500 kg मास है व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 36 km/h टू 72 km/h यूनिफॉर्मली। तो बेटा पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है। जैसा कि देख रहे हो ना, उस कार की मास कितनी है 1500 kg है। ये देखो, ये कार की क्या, ये इनिशियल स्पीड है जिसको हम u से डिनोट करते हैं 36 km/h। तो बेटा काम करो, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, क्योंकि स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में होना चाहिए।
तो 36 इंटू क्या होता है किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तुम देखोगे इसका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तुम कह सकते हैं कार की जो इनिशियल स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। ऐसे ही जो फाइनल स्पीड है वो दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये आपकी फाइनल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी हो गई। आप फाइनल स्पीड बोलो चाहे फाइनल वेलोसिटी बोलो, अब फाइनल इनिशियल स्पीड बोलो चाहे इनिशियल वेलोसिटी बोलो, दोनों का मतलब सेम होगा। तो बेटा निकालना क्या है, चेंज इन मोमेंटम। देखो पहले फार्मूला लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम। अभी से जान जाइए क्या होता है चेंज इन मोमेंटम। हमने तो मोमेंटम पढ़ा है, तो वो चेंज इन मोमेंटम जो होता है ना वो होता है फाइनल मोमेंटम अब माइनस इनिशियल मोमेंटम। बस याद रखना, फाइनल मोमेंटम चेंज का मतलब यही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम अब माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। बेटा देखो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, वो मोमेंटम जिसके मेरे पास फाइनल वेलोसिटी हो। मास तो एम ही है और फाइनल वेलोसिटी भी है, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस। और इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मास और इनिशियल वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहेंगे हम लोग इनिशियल मोमेंटम, जिसको mu कहेंगे। अब देखो m दोनों में कॉमन है तो v माइनस u होगा। अब m की वैल्यू रखो 1500, v क्या है ये देख लो, v आपका 20 है, u क्या है आपका 10 है, 20 में से 10 जाएगा तो 10 ही तो आएगा, 1500 गुणे 10 यानी ये हो जाएगा 15,000, 15,000। और यूनिट क्या लिखोगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, याद रहेगा ना। इस तरह से चेंज मोमेंटम जो आया 15,000 किलोमीटर पर सेकेंड। बेटा की और बता दें, चेंज मोमेंटम का नोटेशन जो होता है, जैसे मोमेंटम का नोटेशन p होता है तो चेंज मोमेंटम का नोटेशन जो होता है डेल्टा p होता है। इस ट्रायंगल को ना हम लोग डेल्टा बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो डेल्टा का मतलब होता है कहीं भी डेल्टा लगे समझो डिफरेंस यानी चेंज लेना है। तो डेल्टा p बराबर होगा मास इंटू v माइनस u, ये होता है चेंज मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आया द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए कार इज 15,000 और यूनिट क्या लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग। पहला एन एलिफेंट ऑफ मास 2000 kg मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। एंड सेकंड क्वेश्चन अ बुलेट ऑफ मास 0.02 kg मूविंग एट 400 मीटर पर सेकेंड। बेटा इन दोनों क्वेश्चन हमको अलग अलग मोमेंटम निकालना है, ये पता करना है किसका मोमेंटम ज़्यादा होता है, कि एलिफेंट का ज़्यादा होता है कि बुलेट का ज़्यादा होता है। देखते हैं, तो पहले हम एलिफेंट की बात करेंगे, फॉर एलिफेंट ट्रेन। ओके, ये भी देखो एलिफेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो एलिफेंट का मास क्या है 2000 kg है और ये एलिफेंट की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। सिंस जो मोमेंटम p होता है एलिफेंट के लिए मास इंटू वेलोसिटी होगा। मास क्या है 2000, वेलोसिटी 5, ये 5 इंटू 10 210 10 और फिर 3 0 और बढ़ा दो तो ये आएगा इतना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 10,000 बोलेंगे ना, ठीक है। नाउ अब लिखो फॉर बुलेट। बुलेट की हम बात करते देखते हैं किसका मोमेंटम है। तो देखो मोमेंटम इसके लिए भी p इंटू एम भी होगा, लेकिन इसका m चेंज है। इसका m क्या बेटा 0.02 है और इसकी स्पीड कितनी है 400 है। देखते हैं, ध्यान दो, ये 0.02 में जब 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसिमल मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 4। ये सब कैलकुलेशन आप पढ़े होंगे, तो आएगा 2 इंटू 4 क्या आएगा 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और तुम्हें देखो बेटा किसका मोमेंटम ज़्यादा है, बुलेट का ज़्यादा है कि एलिफेंट का। तो आप देख लो आप एलिफेंट का मोमेंटम बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी व्हिच मास 5 kg। यहाँ kg मतलब बेटा होता है मास से ही रिलेटेड है। व्हेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा नोटेशन के रूप में लिखते हैं, आपको चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो चेंज इन मोमेंटम का नोटेशन डेल्टा p मैंने पहले ही बताया था, क्वेश्चन मार्क है। मास क्या है 5 kg यानी m इक्वल टू है 5 kg। वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 0.2 मीटर पर सेकेंड, यानी ये आपका इनिशियल वेलोसिटी स्पीड है, सॉरी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 0.2 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि आपने देखा है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो डेल्टा p से डिनोट करते हैं और ये होता है m इंटू वी माइनस यू। मैंने बेटा बताया था इससे पहले, शॉर्ट में फॉर्मूला याद कर लो, मतलब फाइनल मोमेंटम और माइनस इनिशियल मोमेंटम। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो। ये हो जाएगा 5 इंटू वी आपका क्या है 0.2 और ये क्या है u क्या है 20। ये बताओ 0.2 में 20 माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, तो देखते हैं।
मल्टीप्लाई करने पे आएगा -99 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम में कमी हो रही है। ठीक है।